नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। प्रधानमंत्री द्वारा 19 तारीख को सुबह 10 बजे एक आह्वान किया गया कि जो 3 कृषि कानून हैं, यानी काले कानून हैं, किसानों की भाषा में मैं बोलूं, उनको वापस लिया जाएगा और संसद में जो अभी चालू होगा तो वहां पर इसका कानून जो था उसको निरस्त कर दिया जाएगा। इसी विषय को लेकर हमने आप लोगों के सामने लाइव भी आए थे। उस टाइम हम सालासर धाम में माथा टेक रहे थे और उधर से प्रधानमंत्री लाइव आए थे। उस दिन प्रधानमंत्री के मन में सद्बुद्धि आई और अच्छा, जो मैं कह रहा हूँ, 1 साल से लगातार किसान गर्मी में, सर्दी में, धूप में वहाँ बैठे रहे और बारिश के मौसम में आपने देखा तंबुओं के अंदर पानी घुस गया और 700 के करीब शहादत हो गई। विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन था ये साथियों, और इस आंदोलन के अंदर जिन जिन साथियों की भूमिका रही, जिन जिन किसानों की भूमिका रही, जिन जिन किसान नेताओं की भूमिका रही, उनको हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमने एक बड़ी बात कही थी जोर देकर कि जिन किसानों ने शहादत दे दी उनके परिवारों को किसान नेताओं द्वारा संभालना चाहिए। ये नहीं कि हम जश्न मना लें और उनको भूल जाएं जिनकी वजह से ये आंदोलन सफल हुआ है। अभी राकेश टिकैत जी का भी एक बयान आया कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनता तब तक घर वापसी नहीं होगी। इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रमेश बामल जी, एडवोकेट रमेश बामल जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये भी टीवी डिबेट्स पर लगातार डिबेट में जाते रहते हैं और क्या क्या क्वेश्चन लगातार इनके सामने आते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। और साथियों, इस विषय पर बड़ी गंभीरता के साथ जो आंदोलन हुआ, हमें भी गंभीरता से थोड़ा चिंतन करना चाहिए। तो रमेश बामल जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहले बता दूं, पंचकूला से लाइव हैं हम। पंचकूला में थे, आज संडे का दिन है। आप देख रहे होंगे कि बामल जी से हमारी मित्रता है, तो हमने कहा कि चलो हमारे दर्शकों के साथ एक विचार साझा किया जाए और आप लोगों की भी राय जो भी हो, हमें नीचे कमेंट्स में कमेंट आने शुरू हो गए हैं। बहुत अच्छा स्वागत है, घसो गाँव की आन बान शान। तो कमेंट आने शुरू हो गए हैं। अमरजीत शर्मा जी ये लिखते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथियों का आपका भी कोई सवाल होगा तो बिल्कुल खुले दिल से, खुले मन से, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। सच के साथ देने वाले साथी हैं। तो रमेश बामल जी, स्वागत है। धन्यवाद जगरूप जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप पर्टिकुलरली एक जन समस्याएं और जो किसानों के जो मुद्दे जगरूप जी आपने उठाए हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार करता हूँ जी। और रमेश बामल जी ने चलो जानकारी दे दी, लेकिन हम आप लोगों के सामने लाइव भी कह रहे हैं साथियों, हमारा एक पहला वेब पोर्टल है देश का जिन्होंने आंदोलन में सहयोग किया, जितना भी बन पाया हमसे, जैसे भी टूटे फूटे हैं। बामल जी ने लगातार कभी मास्क की सेवा दी, कभी सैनिटाइजर की सेवा दी, लगातार हम देखते रहे हैं। यानी जब इतिहास लिखा जाएगा तो जिसका जितना सहयोग होगा, जिससे जो बन पाया, एक क्रम से एक सराहनीय कदम है। बामल साहब, 3 कानून के बारे में प्रधानमंत्री ने कह दिया कि चलो हम वापस लेते हैं, देश के लोगों से माफ़ी मांगते हैं, मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी। तो क्या लगता है उनको ऐसा पछतावा इस समय 1 साल बाद क्यों हुआ? ये जगरूप जी देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये एक डेमोक्रेसी की जीत है और प्रधानमंत्री जी के विवेक को, जो विवेक जागया उनका 1 साल के बाद, ये बहुत शर्मनाक चीज है। जो चीज 1 साल पहले तक इन्होंने इस तरह लटकाई है, इतने किसानों की शहादत हुई है, सूबे का नुकसान हुआ। आप देखो जी, कितना बिजनेस का जो सफर किया है, दिल्ली ने किया, पंजाब ने किया, हरियाणा ने किया। सब लोग अपना काम छोड़ के बॉर्डर पे बैठे थे, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में। आप वैसे ही नहीं बैठ सकते। तो 700 किसानों की शहादत हुई है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जब संबोधन स्टार्ट किया तो हम सबसे पहले डर गए थे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की आदत है कि वो कोई भी जब राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो रोते हैं, और जब जब देश के प्रधानमंत्री रोए हैं ना, तो इसने पूरे राष्ट्र को रुलाया। तो शुक्र है कि प्रधानमंत्री जी रोए नहीं। अच्छा। दूसरा, उन्होंने कृषि कानून के बारे बहुत ही बेहुदे तरीके से माफी मांगी है। दिल से माफी नहीं थी, वो वर्ड बोलने से नहीं होता कि शब्द के भी मैं सत्य से, निष्ठा से मैं किसानों से माफी मांगता हूं कि हमारी कोई सत्य निष्ठा में या हमारी भक्ति में कोई कमी रही है जिससे हम किसानों को समझा नहीं पाए। तो उन बिलों को क्या कह रहे थे?
करूसी कह रहे थे, करूसी बिल। आप सभी ध्यान से सुनिए कि प्रधानमंत्री जी करूसी बिल बोल रहे थे उनको, कृषि बिल नहीं बोल रहे थे। नहीं जी, कृषि बिल नहीं बोल रहे थे। आप सुन लो, ये तो आपके सामने लाइव है, सबके पास है। करूसी बिल बोल रहे थे, तो बहुत ही शर्मनाक चीज है। और दूसरा, आज भी जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जो मैं टीवी डिबेट पे जाता हूं, या जो नेता हैं, आज वो कहते हैं कि जी प्रधानमंत्री जी ने बड़ा सराहनीय काम किया। प्रधानमंत्री जी ने किसानों का कत्ल किया है, प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी का, मजदूर का, व्यापारी का, सबका कत्ल किया है उन्होंने। तो इसमें सराहनीय काम कौन सा? उसने पहले तो कत्ल किया उन लोगों का, तो इनको माफी मांगनी चाहिए थी उस देश से और उस किसानों से कि भी मेरे से जो गलती हुई है ना, मैं उसकी तहे दिल से माफी मांगता हूं। वो तो माफी मांगी नहीं। बिल्कुल बामल साहब, वैसे बड़ी बात है। देखो, एक साल से कभी प्रधानमंत्री ने किसानों की बात नहीं की, कभी उनकी सूद नहीं ली। भाई मान लो जो किसान शहीद हो गए वहां पर, एक बार भी शब्द नहीं निकला। ये तो मैं मानता हूं इस बात को। क्योंकि देखो, प्रधानमंत्री जी का फर्ज बनता था। आज तक कभी भी जितनी शहादत हुई है, किसी किसान के बारे कोई शब्द नहीं बोला, किसी नेता ने नहीं बोला, जिससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक किसान द्रोही है। किसान द्रोही मतलब देशद्रोही है, क्योंकि किसान है जो, वो अन्नदाता है जो पूरे देश का जो पेट भरते हैं, जनता का पेट भरता है, जो कृषि के ऊपर निभान। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, जो हम शुरू से किताबों में पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, और ये रियलिटी भी है। और इस तरह के कृषि प्रधान देश जो जमींदार हैं, जो किसान हैं, जो प्रजा का पालन पोषण करते हैं, उनके बारे प्रधानमंत्री जी के लिए अपने झूठे मन से ही कह देते, एक बार संवेदना तो प्रकट कर देते, किसी अपने एजेंट को ही भेज देते। किसी ने कोई शब्द नहीं बोला। रादर के आप देखिए, यूपी में गाड़ी चढ़ा के ने किसानों को मारा गया। हाँ, है ना जी। आप किसानों के ऊपर किस तरह के अत्याचार हुए हैं, एसडीएम स्टेटमेंट देता है कि जिनका सिर फोड़ दो। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप हर इलाके में 1000 लठैत आपने भर्ती कर लो, हैं जी, और उनको ईंट का जवाब ईंट से दो। तो एक ऐसे जो सिर फिरे अनपढ़, जो एक अनपढ़ लोगों का टोला था, उसको एक सत्ता दे दी है, पब्लिक से गुमराह करके सत्ता ले ली है। इन लोगों ने ये सोचा कि भी कांग्रेस से शायद भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा कर दे, और हमने भी उम्मीद रखी थी कि भी भारतीय जनता पार्टी शायद हमारे अंदर को कांग्रेस पार्टी में कोई कमी रह गई हो, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा करेगी देश के लिए। इस सिर्फ एक लोगों को बरगला कर वोट लिया गया और सब कुछ उसके विपरीत हुआ, जैसे कि लोग समझते। मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि हम किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। बीच बीच में बयान आए, चाहे हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के बयान हो या फिर बहुत सारे बड़े नेताओं के बयान हो, वो कहते थे तो कांग्रेस के लोग बैठे हैं, ये तो फंडिंग इनके पास आती है। कभी खालिस्तान के लोग बैठे हैं, पाकिस्तान के लोग बैठे हैं, और 2-3 ऐसी घटनाएं हो गई बॉर्डर पे। देखो, जब बहुत बड़ा आंदोलन होता है तो कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन क्या मैं मानूं कांग्रेस के लोग बैठे थे बामल साहब? सच में आप लोग बैठे थे? आप लोगों ने फंडिंग की है क्या? नहीं जी, फंडिंग का काम नहीं है। ये फंडिंग की है जमींदारों ने, किसानों ने। देखो, हर गांव से ना ड्यूटी लगती थी कि आज इस गली से 10 आदमी इस गांव से जाएंगे, 10 इससे जाएंगे, वो परिवार वाइज, फैमिली वाइज ना, जिसको हम गांव में कुड़ी बोलते हैं। तो उसके हिसाब से लोग जाते थे और वो पैसे इकट्ठे करते थे। पर परिवार 500 रुपए कर लिए, अनाज भी दे के आते थे, चावल भी दे के आते थे, दूध भी देते थे, और चाय पत्ती भी, जो भी मतलब योगदान था, हर जमींदार फैमिली ने योगदान दिया। कहीं से कोई फंडिंग नहीं है। मतलब कांग्रेस के लोग नहीं थे? तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो, अगर हो भी तो फिर ये कांग्रेस की जीत होगी ना, मतलब उनके हिसाब से तो। नहीं जी, मैं कांग्रेस क्या था? कांग्रेस एक राजनीतिक दल है। जगरूप जी, आपको इसमें मैं बताना चाहूंगा कि आई एम ए प्रैक्टाइजिंग एडवोकेट। मेरी 22 साल की वकालत होगी, 20-22 साल की यहाँ हाई कोर्ट में। सदियों से जब भी कोई सरकार, चाहे वो किसी की भी सरकार है, जब भी कोई बिल लेके आती है, यदि उस बिल के अंदर कोई कमियां हैं, तो अपोजिशन पार्टी, राजनीतिक दल ही होते हैं जो सरकार चलाते। कौन चलाते हैं? राजनीतिक दल। जिसकी पावर में आ गया राजनीतिक दल, तो सरकार चलाता है। और उनको पता होता है कि किस बिल के अंदर क्या कमी है। फिर उस बिल की जब तक वो आवाज नहीं उठाएंगे, पब्लिक के सामने नहीं बताएंगे कि ये बिल आ गया और इसमें ये कमी है और ये आपको डैमेज कर देगा, तो उसकी आवाज पब्लिक तक कैसे पहुंचाएंगे? एजिटेशन करेंगे। जब राजनीतिक दल एजिटेशन करेगा तो पब्लिक जागृत होगी, और जब पब्लिक जागृत होगी तो पब्लिक फिर एजिटेशन करेगी। बामल साहब, देखो, जो भी बड़े एजिटेशन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक एजेंडा तो फिट होता है। हरियाणा के अंदर जाट आंदोलन हुआ,
हाँ जी। बहुत सारे युवाओं को ने शहादत दी, बहुत सारे युवा साथी, पढ़े लिखे युवा साथी आज भी जेल में बंद हैं, उनकी कोई वकालत नहीं कर रहा। जो बड़े नेता थे माल पानी इकट्ठा करके गायब हो गए, हाँ जी। तो डर लगता है ना युवाओं को हेजिटेशन में जाते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि देखो शरारती तत्व तो जगरूप जी आप जहां मर्जी जाके देखिए, शरारती आदमी तो हर जगह होते हैं। ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं कह सकते हम इसको, हम ये कहते हैं कि कुछ लोग उसके अंदर जो किसान आंदोलन में जो बैठे थे, कई तरह के लोग होते हैं, किसी की कार्य प्रणाली गलत होगी तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम पूरे जाट आंदोलन को ही, किसान आंदोलन को ही उसमें गाली दे देंगे और उसको क्रिटिसाइज कर देंगे। कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है। जब कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी हुई और किसानों को सपोर्ट किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी शुरू से किसानों के साथ है, मजदूर के साथ है। आपने जब भी देखा होगा, यदि वुमेन को प्रमोट किया किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। यदि हम किसी बैकवर्ड क्लासेस को, शेड्यूल कास्ट को लेके आते हैं, यदि किसी को उनके राइट दिलाएं तो किसने दिलाया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। जहां भी भागीदारी आज तक जहां भी आई है तो वो कांग्रेस पार्टी ने अपना अहम योगदान इसमें निभाया है शुरू से लेके आखिर तक। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने झूठे मन से एक बार भी किसानों के प्रति कोई संदेवना प्रकट नहीं की। दूसरा, प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि जो किसान भाई जेल में इस आंदोलन की वजह से, उनके सभी पर्चे वापिस होंगे। जो किसान मारे हैं, शहादत हुई है जिनकी, उनके परिवार को हम कंपनसेशन देंगे। वो कुछ भी अनाउंस कर देते, कम से कम एक मर्रम लगाने, जो जख्म दिए, जिसने जख्म दिए हैं, मरहम किसने लगानी है? उसी ने लगानी है। आप एमएसपी पे कानून बनाते, साथ में ऑर्डिनेंस ले आके इन बिलों को कैंसिल करते, तो फिर थोड़ा सा ये लगता भी प्रधानमंत्री जी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और इन्होंने वो जो जख्म दिए थे उन पे मरहम लगाने का माफी तो मांगी ना देश से, माफी तो मांगी, लेकिन जो सही मरहम लगाने का काम नहीं किया अभी तक। वो भी पेंडिंग है ना जी। अभी संसद में देखो बिल कैंसिल करेंगे, कृषि बिल कह रहा है अभी, तो ये संसद में जाएंगे ऐसे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी को पूरे वर्ल्ड में सबसे झूठा प्रधानमंत्री की डिग्री दे दी है पूरे वर्ल्ड ने। हर आदमी बोलता है कि इससे झूठा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, कहते कुछ है करते कुछ है। औरंगजेब थे, औरंगजेब की इंग्लिश का आपको पता क्या बनता है? एंड द कलर पॉकेट वाज ए किंग, एंड द कलर पॉकेट वाज ए किंग। औरंगजेब एक राजा था, औरंगजेब एक अत्याचारी राजा था। वो अत्याचार करता था और कभी भी उन अत्याचारों के ऊपर बोलता नहीं था। होती है एक कौम, कोई भी कौम हो, कौम का मतलब मैं 36 बिरादरी से मानता हूँ, क्योंकि किसान के अंदर 36 बिरादरी है, उसमें कोई जातिवाद नहीं है। अभी कुलदीप सातोड़ को चोट लगी, इनके राज्यसभा सांसद आए, चोट लगी, गंभीर हालत में हॉस्पिटल के अंदर है। हांसी के अंदर महापंचायत थी 19 तारीख को, वहाँ पे एक अच्छा फैसला हुआ भी एक घर में नौकरी मिलेगी और सारा खर्चा सरकार द्वारा दिया जाएगा। ये दबाव बनाने का काम किया गया किसानों द्वारा। तो मैं कहता हूँ किसानों की जीत, अगर वो एकजुट होंगे तो आगे भी जीत होगी उनकी। देखो जी, किसान एकजुट थे, आप किसानों के ऊपर क्या अत्याचार नहीं किए। इन्होंने ऐसे बैरिकेड, इन्होंने कौन सी वायर लगाई? जानलेवा वायर लगाई, जो कि आप किसी आंदोलन को कुचल नहीं सकते। इन्होंने गड्ढे खोदे, पत्थर रखे, इनको जाने से रोका गया। क्या नहीं किया इन्होंने? लाठी चार्ज किया। कोई भी किसान क्या हथियार ले रहा था? आज तक सरकार ने ये साबित नहीं किया कि किसी किसान के पास हथियार था। पीसफुल एजिटेशन करना पब्लिक का अधिकार है। यदि आप किसी के अधिकारों को हनन करते हैं, चाहे वो कोई भी है, तो वो एजिटेशन करते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो किसान हो, कोई भी आदमी हो, चाहे व्यापारी हो। तो एक जो शहादत हुई है जिन किसानों की, उन किसानों को कंपनसेट करें, उनके परिवार में नौकरी दें। और जो एमएसपी बिल है, एमएसपी कैसे तय होती है? सरकार हर बार एमएसपी तय करती है फसल आने से पहले। कैसे करती थी कांग्रेस? पहले वो उसको एनालिसिस करते थे कि बीज का क्या रेट है, खाद का क्या रेट है, किसान की लागत क्या आती है, उसके हिसाब से एमएसपी तैयार होता था। तो इनको चाहिए कि एमएसपी इस तरीके से तैयार करें, किसान की जमीन की कीमत, खाद बीज की कीमत, परिवार का योगदान, जितने परिवार उसमें लगे हुए हैं खेती में, तो इन सारी चीजों को कंसीडर करके एमएसपी तय होनी चाहिए। और किसान की एक एक फसल की खरीद की गारंटी होनी चाहिए। मंडी व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त किया जाए। और जो किसानों को बिजली पे सब्सिडी थी उसको दोबारा रिस्टोर करें, उसी रेट पे लेके आए। जो डीजल है, पेट्रोल है, उनकी कीमतों को दोबारा कम करें जिस तरह इन्हें महंगाई बढ़ाई है। और जो खाद और बीज पे सब्सिडी थी, अच्छे बीज मुहैया कराना किसान को इस सरकार की जिम्मेदारी है, उन पे सब्सिडी दें।
एमएसपी मिलती तो नहीं है ना बामल साहब। हमारे यहाँ बाजरा होता है, एमएसपी 2200 थी, वो बेचारों को 1100 और 1200 अपने आसपास ही बेचना पड़ा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। एमएसपी कानून नहीं जब तक बनेगा और एमएसपी से कम रेट पे खरीदी जाएगी, पहले तो एक एक खरीद की गारंटी का बिल बनेगा, दूसरा एमएसपी पे खरीद होगी, और यदि कम रेट पे खरीदेंगे तो उसमें सजा का प्रावधान होगा, तो तभी तो लागू होगा। इसलिए किसान का शोषण हो रहा है। फिर फसल पे एमएसपी बन गई। हम चाहते हैं, जैसे आप पढ़े लिखे साथी हो, जो कीटनाशक दवाइयाँ आती हैं वो किसान को मारती हैं, आड़ती का कर्जा नहीं पाटता, तो उसके ऊपर भी तो कोई गाइडलाइन आनी चाहिए। 100 रुपए की चीज 5000 में बेचते हैं। मैं अभी तो बोलता हूँ, मैं अभी वही तो मैं बोल रहा था कि जो दवाइयाँ हैं और जो बीज है, दो चीजें होगी, एक खाद हो गया, तीन चीजें होगी। ये तीन चीजें गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए कंट्रोल रेट पे, सब्सिडी देके। अच्छी चीजें आप प्रोवाइड करोगे, फसल अच्छी आएगी, किसान का अन्नदाता है वो सुदृढ़ बनेगा, तो आय दुगना होगी। आय दुगनी होगी, और आय दुगनी होगी तो देश तरक्की करेगा, और देश तरक्की करेगा तो देश सुदृढ़ होएगा। 2022 आ गया, आपको लगता है आय दुगना हो जाएगी? देखो जी, जो यदि जब तक भाजपा सरकार रहेगी, सिर्फ ये जुमलों के अलावा कुछ नहीं कहती, ये कोई काम नहीं करती, और ये नामुमकिन है। और आज मैं आपको ये भी बताने की खुशी महसूस कर रहा हूँ, जैसे मैंने न्यूजीलैंड में बात करी या कनाडा में बात करी, जो हमारे मित्र हैं वहाँ पे, और उन्होंने बड़ा जश्न मनाया है इस चीज़ का। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक जीत है किसानों की, कि जो 1 साल तक अत्याचारी सरकार के अत्याचार बर्दाश्त करते रहे और वहाँ डटे रहे, और जब तक बिल वापस नहीं हुए तो वापस आई। एक डेमोक्रेसी की जीत है, ये किसानों की जीत है। आपको लगता है संसद में बिल वापस हो जाए? क्योंकि लोग अभी भी विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि तो आपको पता है राजनीतिक लोगों पे विश्वास करना कितना मुश्किल। बड़े बड़े वादे कर देते हैं लेकिन बाद में निभाते नहीं हैं। देखो जी, मैं तो ये कहता हूं कि हमने जब भी देखा है, सदियों से राजा हरिश्चंद्र का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि वो एक सत्य के प्रतीक थे, वो सच बोलते थे, सत्यवादी हरिश्चंद्र। इसी तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इनको सदियों से सबसे झूठा प्रधानमंत्री है ना, तो यदि ये कह दिया ना भाई हु आज सबसे झूठा आदमी कौन था, तो प्रधानमंत्री मोदी। तो आज तक इन्होंने झूठ के अलावा कोई काम नहीं किया, और बिल जब वापस हो जाएंगे तब लोगों को तसल्ली आएगी। और जब तक मेरा यही है किसानों से कि हम आपके साथ हैं, कांग्रेस शुरू से आपके साथ थी, पूरी सपोर्ट में खड़ी है। हमने एजिटेशन किया, स्टार्ट हमने करी। आप देखो जी, बहन शैलजा जी बॉर्डर पे गए 31 दिसंबर को रात को, हम भी गए, इतनी धुंध थी वहां, और इतने हालात थे कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था रात को, बहुत कम थी उस दिन 31 दिसंबर को। मैं, बहन शैलजा जी, हमारे पूरे हरियाणा से जितने भी कांग्रेस के वर्कर थे, लीडर थे, एमएलए थे, वो सब वहाँ बॉर्डर पे पहुंचे, और किसानों के साथ नए साल पे कैंडल मार्च किया हमने वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर। राहुल जी ने ट्रैक्टर रैली निकाली कैथल में, ऐतिहासिक रैली थी, कितनी पब्लिक थी। तो कहाँ नहीं हमने विपक्ष को इकट्ठा किया, किसानों के पक्ष में लेके आए। बामल साहब, भविष्य में कांग्रेस की अगर सरकार बन जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, बाई चांस ये एमएसपी गारंटी नहीं दे पाते, तो जो बातें आप कह रहे हो भी एमएसपी गारंटी होनी चाहिए, काले कानून तो चलो वापस हो ही जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या वो इम्प्लीमेंट आप लोग कर पाएंगे? बिल्कुल। मैं जगरूप जी बता दूं कि मैं रमेश बामल, मैं एक जमींदार का बेटा हूँ। जितनी जमींदार ने समस्याएं फेस की हैं, मेरे से बेटर कोई नहीं जानता। हम देखते थे कि फसल सूख जाती थी, भूखे रह जाते थे घर में। जो आज किसान के अन्नदाता की जो हालत है, वो बीजेपी ने इतनी बदतर कर दी है कि किसका कोई जवाब नहीं। आज सड़कों पे जीरी पड़ी है, फसलें पड़ी हैं। मैं वायदा करता हूँ कि किसानों को हर प्रकार की सुविधा जो पहले थी उससे डबल कर देंगे, जो कांग्रेस के टाइम में थी। और जो बीजेपी ने छीना है किसानों का हक, वो सारा वापस रिस्टोर कर देंगे। वही फैसिलिटी, वही बेटर फैसिलिटी जो खाद की है, चाहे बीज की है, चाहे दवाइयों की है, चाहे एमएसपी की है, मैं दिन रात किसानों के लिए कर दूंगा। डायलॉग फेमस होता था हुड्डा साहब जब सीएम होते थे, हुड्डा तेरे राज में जीरी बिकी टास में। हम इससे भी बेस्ट कर देंगे, हम इससे भी बेस्ट कर देंगे। तो ये थे रमेश बामल जी, एडवोकेट हैं, पंचकूला से हाई कोर्ट में बैठते हैं, और ऊंचाना की आन बान शान जैसे कमेंट आपने नीचे पढ़े होंगे, बहुत सारे कमेंट रमेश बामल जी के लिए आए। और जो कानून वापस हुए और उनके लिए बहुत बहुत खुशियां, और सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। जिन साथियों ने जितना भी सहयोग आंदोलन के लिए किया वो कम था, और भविष्य में एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। क्योंकि साथियों, ये जो इतिहास आप लोगों ने बना दिया, विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन रहा, शांतिपूर्ण ढंग से रहा, और इतने बड़े आंदोलन में छोटी मोटी घटनाएं मायने नहीं रखती। लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री को झुकाने का जो आप लोगों ने काम किया है, ये आप सब लोग जो बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, टोल टैक्सों के ऊपर बैठे हैं, और जो गांव देहात में रहते हैं, उनकी भी बड़ी जीत है। क्योंकि गांव देहात से बहुत बड़ा मजबूती मिली है, गांव से
पैसा इकट्ठा करके, गांव से अनाज इकट्ठा हुआ है, दूध, लस्सी, ये सारी गांव से पहुंचाने का आप लोगों ने काम किया। युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मेहनत जो कर रहे थे इस आंदोलन के अंदर। और हमारे इलाके में उजाना गांव हो गया, उचाना हो गया, छात्र हो गया, खटकड़ हो गया, ऐसे बहुत बड़े बड़े गांव हैं जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ इस आंदोलन के साथ लड़ाई लड़ी है। और सब साथियों को बहुत बहुत बधाई। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट।